हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लानट। जैसे कि हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए। आप लोगों के रिस्पॉन्सेज के अकॉर्डिंग जो मैंने एक पोल दिया था उसके रिस्पॉन्सेज के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी क्लास आज 1 रहने वाली है। ये पेपर 2 का क्लास है आपका पीवाईक्यू सीरीज का। इसी तरीके से इसी पैटर्न पे ही आपका पेपर 1 का भी पीवाईक्यू का क्लास होगा। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि कैसे हम आगे कंटेंट को प्रोसीड करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिखे हैं, जैसे 2013 से लेकर के 2024, ठीक है। ये सारे जो ईयर्स हैं, इन सबके पेपर्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और ये सारे पेपर आपके यूनिट वाइज होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने आज के यहाँ पे आज की स्लाइड में 2023 में जैसे आप 2 बार शिफ्ट 2 बार आपका एग्जाम हुआ था, ठीक है। जून में हुआ था, दिसंबर में हुआ था। तो ओवरऑल मैंने जून का और दिसंबर का पूरा यहाँ पे एक बार में क्वेश्चंस यहाँ पे डाल दिए हैं। इसी तरीके से हम 2022 के लिए भी करेंगे, 21 के लिए भी और 24 के लिए। इससे एक चीज का फायदा क्या होगा कि आपको ये चीज पता चलेगा हर साल एक यूनिट से एवरेज कितना क्वेश्चन आता है। आप इस चीज को इवेलुएट यहाँ पे कर पाओगे। मान लो यहाँ पे जो 2023 है, वहां पे 10 से 12 क्वेश्चन आपको टोटल देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, जहां तक मुझे अंदाजा है। या 12-13 ओवरऑल मुझे 15 के अकॉर्डिंग 15 ही हुआ शायद यहाँ पे, ठीक है। तो 10 से 15 ये मान के चलो, हर साल 10 से 15 क्वेश्चन यूनिट 1 से हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इसी तरीके से हम यूनिट 2 पे भी करेंगे, ठीक है, यूनिट 3 पे भी करेंगे, है ना। तो आज मैंने यूनिट 1 का 2023 से कितने क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं वो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा हम डिटेल में हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या क्या बातें हुई हैं, और इसी तरीके से पेपर 1 में भी हम लोग फॉलो करेंगे। ऑलराइट, चलो फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रहा है, जैसे 2023 का पेपर उठाओगे वहाँ पे जे कृष्ण मूर्ति से 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। जैसे जे कृष्ण मूर्ति पहला क्वेश्चन है, जे कृष्ण मूर्ति बिलीव दैट टीचिंग मीन्स, ठीक है, कृष्ण मूर्ति के अकॉर्डिंग टीचिंग का मतलब क्या था। गिविंग और रिसीविंग समथिंग, studying first then translate into the action, sharing together, helping student to pass examination, realizing the self। देखो यहाँ पे आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, आंसर में क्या है हम उसका एक एक कंसेप्ट पढ़ना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। इनके अकॉर्डिंग शेयरिंग टुगेदर, ठीक है, अपनी जो टीचिंग का मतलब होता है एक दूसरे के साथ शेयर करना, ठीक है, खुद को रियलाइज करना, ठीक है। यहाँ पे आप एलिमिनेशन भी यूज कर सकते थे कि जय कृष्ण मूर्ति का मतलब जो टीचिंग थी उसका मतलब ये नहीं था यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट को एग्जामिनेशन को पास करना है या फिर कुछ गिविंग और रिसीविंग समथिंग है, ठीक है। यहाँ पे क्या था आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, CNE। अब इसका थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं, जिसलिए मैंने ये यहाँ पे डाला भी हुआ है। इधर आ जाओ। ये आपका यूनिट 1 का जो डी सेक्शन है, ठीक है, वहां से ये क्वेश्चन आया हुआ है, जिसमें कई सारे हैं, जैसे महात्मा गांधी है, ठीक है। इन सबको जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे अभी जय कृष्ण मूर्ति के बारे में, जिसमें पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि जय कृष्ण मूर्ति ने क्या क्या बातें यहाँ पे की थी, राइट। जिद्दू कृष्ण मूर्ति के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसमें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आप लोग हाईलाइट करिएगा। जिद्दू कृष्ण मूर्ति में अगर हम बात करें तो इनका देखो आजकल क्वेश्चंस में आपसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी अरेंज करने के लिए आता है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप तभी अरेंज कर पाओगे जब आपको उनका ईयर पता हो। तो जिद्दू कृष्ण मूर्ति का जो बॉर्न हुए थे कब हुए थे, 11 मई 1985 में। पहला पॉइंट आप यहाँ पे ये याद कर सकते हो, 11 मई 1985 में इनका बॉर्न हुआ था। दूसरी बात हम यहाँ पे करते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिर्फ वही वही बात करेंगे यहाँ पे। मेजर जो पॉइंट्स निकल के आते हैं कृष्ण मूर्ति के एजुकेशन में, सबसे पहले चीज क्या है, एजुकेशन का मतलब क्या है। एजुकेशन का मतलब है
होल, मतलब हमें होल पर्सन को एजुकेट करना है, उसके हर एक पार्ट को यहाँ पे एजुकेट करना है। एजुकेशन द एजुकेटिंग द पर्सन एज अ होल, नॉट एज एन असेंबलेज ऑफ पार्ट। जैसे पार्ट छोटे छोटे से, मतलब जैसे हम लोग पार्ट्स को असेंबल करते हैं वैसे नहीं हमें एजुकेशन देना है, एज अ होल देना है, ठीक है, ऑल पार्ट्स ऑफ द पर्सन। देन आता है एजुकेशन, educating the person within a whole from which it is not meaningful to extract that person। मतलब जो यहाँ पे जो एजुकेट पर्सन को एजुकेट करने की बात हो रही है, वो क्या है, एक तरीके से सोसाइटी, ठीक है, एक तरीके से उसको एक मतलब एक मीनिंगफुल पर्सन बनाना है यहाँ पे एजुकेट करके। सो इट कैन बी सेड दैट एजुकेशन इज नॉट अबाउट प्रिपरेशन फॉर ओनली अ पार्ट। हमने जैसे पहले भी पढ़ा, एजुकेशन का मतलब सिर्फ यही नहीं है यहाँ पे कि हमें क्या करना है, उसके हर एक लाइफ के पार्ट को ही प्रिपेयर करना, नहीं, एक तरीके से पूरा, ठीक है, उसकी लाइफ में जितनी भी एज अ होल हम यहाँ पे बात करते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पे जिद्दू कृष्णमूर्ति जी बात करते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है, जिद्दू कृष्णमूर्ति सेड दैट द हाईएस्ट फंक्शन ऑफ, देखो जो इंपॉर्टेंट है वो हाईलाइट है यहाँ पे ऑलरेडी, जो हाईएस्ट फंक्शन है एजुकेशन का इज टू ब्रिंग अबाउट एन इंटीग्रेटेड इंडिविजुअल हु इज कैपेबल और डीलिंग विद लाइफ एज अ होल। हमें जिद्दू कृष्णमूर्ति का कहना था कि हमें मतलब जो हमारा मेजर फंक्शन होना चाहिए, है ना, एजुकेशन का, वो क्या है, एक इंटीग्रेटेड इंडिविजुअल को बनाना, जिससे वो अपनी लाइफ से रिलेटेड, ठीक है, अपने सिचुएशन जो भी सिनेरियो है उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उनके साथ वो डील कर पाए। अकॉर्डिंग टू हुम हिम वॉज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ ह्यूमन माइंड। एक तरीके से हम क्या करते हैं, एक जो हमारा जो ह्यूमन क्रिएचर है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, उसके माइंड को यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। एजुकेशन मस्ट बी फ्री द माइंड एंड स्पिरिट ऑफ द चिल्ड्रन। एजुकेशन ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपको बांध के रखे, आपके दिमाग को खोले, ठीक है। एजुकेशन शुड इंकरेज द सेल्फ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइफ एज अ होल, नॉट मी, यहाँ पे आई की बात नहीं होगी, वी की बात होगी, ठीक है। सेल्फ, खुद को सेल्फ ऑब्जर्व करना, जो फंक्शन है एजुकेशन का, एक दूसरे को हेल्प करना, जिससे हम जो इनर साइकोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं उसको डिस्कवर कर पाए ज्यादा से ज्यादा, और डेवलप कर पाए हर एक इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ को, ठीक है, एज वेल एज टू रियलाइज हिज वीकनेस विदाउट इम्पोजिंग अपॉन हिम द टीचर्स नोशन व्हाट टू ही शुड बी डू, राइट। देन आता है एम्स ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू जिद्दू कृष्णमूर्ति, जो एम ऑफ एजुकेशन है शुड बी टू अंडरस्टैंड द लाइफ। पहले से समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे जिद्दू कृष्णमूर्ति किसकी बात कर रहे हैं, देखो एक यहाँ पे जिद्दू कृष्णमूर्ति का जो एजुकेशन था वो सिर्फ पार्ट्स में देने की बात नहीं की गई थी, एज अ होल की बात की गई थी, जहाँ पे वो लाइफ से रिलेटेड पूरी जो भी चीजें हैं उसको वो समझ पाए, बेहतर तरीके से उसको मैनेज कर पाए। तो एजुकेशन शुड बी अंडरस्टैंड द लाइफ, ठीक है, एंड कॉन्स्टेंट सर्चिंग ऑफ द मिस्ट्री ऑफ द लाइफ। एजुकेशन डज नॉट मीन ओनली एक्वायरिंग नॉलेज। एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि हमें एक स्पेसिफिक डिसिप्लिन से यहाँ पे नॉलेज को गेन करता है। एजुकेशन का मतलब क्या है, कंप्लीट एजुकेशन। कंप्लीट एजुकेशन में सोशल, मोरल, साइकोलॉजिकल सारी चीजें आती हैं, जिससे एक ह्यूमन माइंड को हम क्या कर सकते हैं, पूरी तरीके से उसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, ठीक है। तो एक तरीके से इन्होंने बोला, सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है यहाँ पे कि एजुकेशन को इन्होंने क्या बोला, एजुकेशन क्या है, हमारा ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेस है, हमारी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करता है। एक एजुकेटेड जो पर्सन है वो अपनी लाइफ को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकता है एक वर्क तरीके से, राइट। देन आते हैं हम यहाँ पे रोल ऑफ अ टीचर की बात कर लेते हैं। रोल ऑफ टीचर से पहले करिकुलम की बात करते हैं। करिकुलम में क्या है, डेवलप करना वर्क एफिशिएंसी को, नॉलेज को देना, जो भी हम नॉलेज दे रहे हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्यूशन फाइंड आउट करना, ठीक है, रिसर्च और डेवलपमेंट में इंटरेस्ट को इंक्रीज कराना, डेवलप करना सेल्फ एक्सप्रेशन एबिलिटी, ठीक है, एक बच्चा जो है वो खुद को सेल्फ एक्सप्रेस कर पाए, अपने थॉट को एक्सप्रेस कर पाए, फ्री माइंड होना चाहिए अपनी चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, कोई भी क्वेश्चन अगर उसे पूछना है तो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि वो पूछ पाए उस चीज को। टीचर शुड यूज अ इंटरैक्टिव रिसोर्सेज, ठीक है, इंटरैक्टिव रिसोर्सेज यहाँ पे यूज करना चाहिए फॉर टीचिंग, ठीक है, वाइल ट्रांजेक्टिंग करिकुलम, राइट। करिकुलम शुड बी एबल टू डेवलप प्रेज एस्थेटिक ओपिनियन इन अ स्टूडेंट। तो ये सारी बातें कहाँ पे हुई थी, जिद्दू कृष्णमूर्ति में की गई थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 1 से हमने एक टॉपिक यहाँ पे कवर किया, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप लोग का पीवाईक्यू का सीरीज
वाइज रहेगा वो ऐसा ही रहेगा। जैसे हमने जिद्दू कृष्णमूर्ति के बारे में बात की, तो जिद्दू कृष्णमूर्ति से रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सारी इंपॉर्टेंट बातें हमने यहाँ पे कवर कर ली। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है जिसमें रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी, मैं साथ साथ में ये भी आपको बताते चल रही हूँ कि कौन से यूनिट से आया हुआ है, यूनिट के किस सेक्शन से आया है। ये आपका यूनिट 1 का जो सेकंड पार्ट है वहां से, सेकंड नहीं सॉरी सी पार्ट है, ठीक है, वहां से क्वेश्चन है। रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, जब हम यूनिट सी में जाते हैं तो वहां पे कई तरीके की थ्योरी आती है। रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी, जब हम रिलेटिव डेप्रिवेशन की थ्योरी की बात करते हैं, रिलेटिव डेप्रिवेशन है ना, जस्ट अ सेकंड रुको। देखो यहाँ पे आप लोग उससे भी कर सकते हो कि जैसे आपको कॉन्फ्लिक्ट का समझ में आ रहा है, एक मिनट रुकना। हाँ, रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म एंड पॉलिटिकल थ्योरी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो चारों थ्योरी है, ठीक है, इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन 1 होगा। बट इसका हम पहले यहाँ पे क्या एक्सप्लेनेशन जो है, मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी में क्या क्या चीजें आती है, इसके अलावा और भी जो थ्योरीज है वो भी यहाँ पे पढ़ेंगे। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है एंड पॉलिटिकल थ्योरी है। इन सारी चीजों को हम यहाँ पे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये सेशन लंबा होगा, बट हाँ ये मान के चलिए कि आपका यूनिट 1 के कई सारे टॉपिक जो है ना वो यहाँ पे कवर हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा जो लोगों के अंदर पेशेंस हो वही वो देखें, अदरवाइज आप लोग अपनी स्पीड बढ़ा करके देख सकते हो, समझ रहे हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्योंकि डिटेल में तो कराना हो नहीं पाएगा, तो मैं पीवाईक्यू के साथ ही आपको पूरा टॉपिक एक बार में डिटेल में करा दे रही हूँ, इसलिए। देखो यहाँ पे आ जाओ, इस ये जो टॉपिक है यूनिट 1 का सी सेक्शन से है, जहाँ पे कई सारे चीजें आप लोग पढ़ सकते हो यहाँ पे। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी, ठीक है। रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी से पहले हम समझते हैं यहाँ पे कि कौन कौन सी थ्योरीज हमको यहाँ पे पढ़नी है, ठीक है। ये क्या है, थ्योरीज ऑफ सोशल मूवमेंट है, ठीक है। जो हमारे सोशल मूवमेंट्स होते हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं, आगे क्वेश्चन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे थ्योरीज की जब हम बात करते हैं सोशल मूवमेंट में, तो एक होती है रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी, एक होती है रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी, फिर होती है न्यू सोशल मूवमेंट थ्योरी, देन आती है आपकी पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी। इन चारों थ्योरी को, ठीक है, क्वेश्चन तो एक से पूछा गया बट हम चारों थ्योरी को यहाँ पे कवर करने वाले हैं, ठीक है। रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी की बात करेंगे, जब भी हम डेप्रिवेशन थ्योरी की बात करेंगे, है ना, डेप्रिवेशन मतलब एक तरीके से जब डेप्रिवेशन की बात करेंगे तो डेप्रिवेशन दो तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। एक होता है एब्सोल्यूट डेप्रिवेशन, एक होता है रिलेटिव डेप्रिवेशन। एब्सोल्यूट डेप्रिवेशन कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो डेप्रिवेशन है ना, एब्सोल्यूट डेप्रिवेशन treated these grievances of the affected grievances कहने का मतलब क्या है, जो दुख है, ठीक है, of the affected group in the isolation from that group's position in a society। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो affected यहाँ पे जो एक ग्रुप है ना वो affected है, ठीक है, किसी उसको हो सकता है कोई गरीबी से हो या फिर किसी चीज की उसको कमी लग रही हो, तो वो क्या है अपने आप को आइसोलेट यहाँ पे महसूस करता है। मान लो यहाँ पे दो ग्रुप है, समझो इस चीज को, मान लो यहाँ पे दो ग्रुप है, ठीक है, एक ग्रुप है उसके पास किसी चीज की कमी है ना, तो वो क्या कर रहा है अपने आप को आइसोलेट महसूस कर रहा है इस वाले ग्रुप से सोसाइटी के अंदर। रिलेटिव डेप्रिवेशन में जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे मतलब क्या है, यहाँ पे इट रिगार्डेड अ ग्रुप टू बी इन अ डिसएडवांटेज पोजीशन, ठीक है, सम अदर ग्रुप इन दैट सोसाइटी। मतलब यहाँ पे क्या होता है, सिंपल सा एक ग्रुप है जो उसको मतलब रिलेटिवली, यहाँ पे हम रिलेशन देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या है रिलेटिवली वो अपने आप को मतलब कहते नहीं रिलेटिवली यहाँ पे उसको कमी महसूस हो रही इस ग्रुप के कंपैरिजन में, राइट। तो ये दो तरीके की यहाँ पे डेप्रिवेशन होते हैं। देन आते हैं हम यहाँ पे बात करते हैं रिलेटिव डेप्रिवेशन। रिलेटिव डेप्रिवेशन में क्या है, सिर्फ कीवर्ड की यहाँ पे बात करेंगे, जो जो कीवर्ड्स हैं, ठीक है। रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी, जब हम डेप्रिवेशन जो थ्योरी है, इट आर्ग्यूज दैट सोशल मूवमेंट हैव देयर फाउंडेशन अमंग पीपल हु फील डिप्राइव्ड ऑफ सम गुड्स या फिर रिसोर्सेज। जैसे मैंने अभी बताया ना एब्सोल्यूट वाले में, यहाँ पे जो लोग होते हैं ना, जो डेप्रिवेशन की थ्योरीज है सोशल मूवमेंट में, ठीक है, कोई भी पहली बात तो ये आती है जो थ्योरीज और सोशल मूवमेंट की, कोई भी सोशल मूवमेंट होता ही क्यों है,
ठीक है, हम सोशल मूवमेंट कई सारे देखते हैं, ठीक है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो ये होता ही क्यों है, ठीक है, यहाँ ये होता इसलिए है क्योंकि जो लोग हैं ना, वो क्या समझ रहे हैं, हो सकता हो किसी चीज की वजह से अपने आप को डिप्राइव्ड फील कर रहे हो, ठीक है, हो सकता है वो रिसोर्सेज हो या फिर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस हो या फिर गुड्स हो, किसी भी चीज को लेकर के वो अपने आप को डिप्राइव्ड महसूस करते हैं, उस चीज की कमी को महसूस करते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, यहाँ पे सोशल मूवमेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो अप्रोच है रिलेटिव डेप्रिवेशन क्या है, एक तरीके का अप्रोच है, यहाँ पे इंडिविजुअल हु आर लैकिंग सम गुड सर्विसेज या फिर कंफर्ट हो गया, आर मोर लाइकली टू ऑर्गेनाइज अ सोशल मूवमेंट, मतलब ऐसे लोग जो यहाँ पे कुछ जो लग्जरियस चीज है, ठीक है, या फिर जो सर्विसेज हैं उससे लैक कर रहे हैं, ठीक है, उसमें उनको मतलब उनके पास वो चीज नहीं है, ठीक है, तो उस चीज को अपने पास लाने के लिए वो क्या करते हैं, अपनी मतलब कंडीशन को इम्प्रूव कराने के लिए, ठीक है, मान लो एक इंसान है, ठीक है, उसके पास क्या है, कार नहीं है, ठीक है, कार नहीं है, लेकिन उसके पास ये जो कार नहीं है, बट उसके जो पड़ोसी है उसके पास वो कार है, तो अब क्या करेगा, उसको ये रहेगा कि मुझे भी ये कार चाहिए, तो उस अपनी इस कंडीशन को सुधारने के लिए, उस सर्विसेज को अपने पास लाने के लिए वो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत करेगा, ठीक है, एक तरीके से अपनी कंडीशन को डिफेंड इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा, राइट। तो ये होता है रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी, ठीक है। रिलेटिव डेप्रिवेशन क्या होता है, आपको यहाँ पे जो एक ग्रुप होता है ना, वो अपने आप को किसी चीज से डेप्राइव्ड फील करता है, ठीक है, अपने आप को क्या करता है, डेप्राइव फील करता है, ठीक है। The theory of relative deprivation has a potential to lead political violence। अब यहाँ पे जो deprivation है, जो deprivation है, कमी है, वो किसी भी तरीके से हो सकती है, गुड्स को लेकर हो सकती है, सर्विसेज जो है उन सारी तरीकों से, उन सारी चीजों को लेकर हो सकती है, मनी को लेकर हो सकती है, तो एक तरीके के जो यहाँ पे पॉलिटिकल वायलेंसेस हैं वो भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे दंगा कराना, आतंकवाद, सिविल वॉर्स, ये सारी चीजें भी यहाँ पे आती हैं, ठीक है। तो ये हो गया रिलेटिव डेप्रिवेशन। इन शॉर्ट अगर आपको समझना है, यहाँ पे क्या है, एक ऐसा सोशल मूवमेंट जो यूजुअली स्टार्ट होता है बिकॉज ऑफ द पीपल आर अनहैप्पी अबाउट द सर्टेन थिंग्स, मतलब जो यहाँ पे ये एक ऐसा सोशल मूवमेंट है जहाँ पे लोग क्या है, अनहैप्पी है, अपनी जो कंडीशन है उससे क्या है, वो खुश नहीं है, तो उसको वो क्या करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, इसलिए सोशल मूवमेंट को लेकर आते हैं। तो ये है रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी। इज इट क्लियर टू ऑल, राइट, समझ में आया, ये है रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी। अब आता है रिसोर्स मोबिलाइजेशन। रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात करते हैं, ये एम्फेसाइज करता है रिसोर्सेज पे। कौन से रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज की मतलब ही क्या हुआ, मनी हो गया, मीडिया हो गया, ठीक है, लेजिटिमेसी होगी, मतलब इंटरनल पावर भी, एक तरीके का जो पावर होता है वो भी इसी के अंदर आता है। तो यहाँ पे जो सोशल मूवमेंट होता है, ठीक है, यहाँ पे जो सोशल मूवमेंट डेवलप होता है, जब जो इंडिविजुअल है, ठीक है, इंडिविजुअल विद ग्रीवियंसेस आर एबल टू मोबिलाइज द सफिशिएंट रिसोर्सेज टू टेक एक्शन। मतलब ओवरऑल यहाँ पे जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी में क्या होता है, यहाँ पे रिसोर्सेज की कमी की वजह से, ठीक है, रिसोर्सेज की कमी की वजह से, जैसे मीडिया हो गया, मनी हो गया, पावर हो गया, इसकी वजह से एक यहाँ पे जो ग्रुप है, ठीक है, एक ग्रुप है जिसको पास वो रिसोर्सेज नहीं है ना, जिसके पास वो रिसोर्सेज नहीं है, तो वो रिसोर्सेज यहाँ पे मोबिलाइज किया जाता है। जो एम्फेसिस है रिसोर्सेज का, वो ऑफर करता है एक्सप्लेनेशन व्हाई सम deprived individual are able to organize while the other not, right। it also divides the social movement according to their position। मतलब एक होता नहीं है कि हम पोजीशन के बेसिस भी यहाँ पे सोशल मूवमेंट होता है, एक अपर क्लास है, एक लोअर क्लास है, अपर क्लासेस के पास क्या है, रिसोर्सेज हैं, बट लोअर क्लासेस के पास नहीं है, तो यहाँ पे क्या होता है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन होता है, राइट। देन आते हैं क्या क्या फीचर्स होते हैं यहाँ पे। फीचर्स से पहले हम यहाँ पे ये समझते हैं, एक तरीके से इट फिल्स द गैप ऑफ रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी by providing that apart from feeling of deprivation resources are also necessary to raise a movement। मतलब यहाँ पे मेन जो मूवमेंट होता है ना, वो रिसोर्सेज की वजह से ही होता है। एक ग्रुप है, उसके पास वो रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है, मोटा मोटी ऐसे समझते हैं। फिर आते हैं न्यू सोशल मूवमेंट, जो नया सामाजिक आंदोलन सिद्धांत है, ठीक है। ये हमारा जो ये जो टर्म है, ठीक है, ये किसने दिया है, एल्बर्ट मेलुकी ने दिया। इंपॉर्टेंट चीज है, लिख लीजिए, बिकॉज अब बहुत डीप में जाकर के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो हर एक पॉइंट को हम सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ सकते हैं, है ना। तो एल्बर्ट जो मेलुकी हैं, ठीक है, इन्होंने ये जो टर्म है मेलुची है, ठीक है, ये जो टर्म है ये किसने दिया है, एल्बर्ट मेलुची ने दिया है। हु रोट इन अ सोशल मूवमेंट
फ्रॉम आइडियोलॉजी टू आइडेंटिटी दैट द एलिमेंट ऑफ न्यूनेस इज अ रिलेटिव कंसेप्ट। मतलब यहाँ पे जो सोशल मूवमेंट थ्योरी है वहां पे कुछ नए कंसेप्ट को, एक न्यूनेस को जो लाने का काम किया है वो एल्बर्ट मैलची ने किया है। इस फेज में क्या होता है, न्यू सोशल मूवमेंट थ्योरी आता है, जहां पे क्या है, यूजेस यूज टू सिंगल, ठीक है, सिग्नल कंपैरेटिव डिफरेंसेस बिटवीन द, देखो इसको ऐसे समझो, यहाँ पे मैं न्यू सोशल मूवमेंट थ्योरी को बताऊं कि यहाँ पे क्या हुआ है, न्यू सोशल मूवमेंट थ्योरी में सिंपल सी बात क्या है, जो एल्बर्ट, पहली चीज तो यही ध्यान रखना है कि इस टर्म को किसने कॉइन दिया है, एल्बर्ट मैलची ने दिया है। यहाँ पे क्या होता है कि एक नया, ठीक है, नया चीजें, न्यूनेस, मतलब कभी कोई चीज हम क्या किसी सोशल मूवमेंट में क्या जा रहे हो, जो नई चीजें जो ऐड की जा रही है, यहाँ पे कुछ नयापन लेके आना, कुछ नए एलिमेंट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराना, ठीक है, उस सामाजिक आंदोलन के अंदर, तो वो न्यू सोशल मूवमेंट थ्योरी के अंदर से आता है आपका, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ोगे तो उससे भी आप रिलेट कर पाओगे, ठीक है। देन आते हैं हम यहाँ पे, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे पॉलिटिकल, समझ रहे हो, पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी की बात करते हैं। पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी में क्या होता है, ये भी रिसोर्स मोबिलाइजेशन की तरह होता है, बट यहाँ पे पॉलिटिकल में किसकी बात होती है, पावर्स की बात होती है, ठीक है। एक ग्रुप है जिसके पास सारी पावर्स हैं, ठीक है, बट एक ग्रुप है जिसके पास पावर नहीं है, तो जो पावरफुल है वो वही डोमिनेट करेगा ना। तो जहाँ पे यहाँ पे उसी चीज को लेकर के यहाँ पे मूवमेंट होता है, जहाँ पे तीन तरीके की प्रोसेस होती है। तीन तरीके की प्रोसेस कौन सी होती है, एक इंसर्जेंट कॉन्शसनेस होता है, एक ओरिजिनल ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे होता है, एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी होती है। जब इन सर्जन कॉन्शसनेस की बात करते हैं, जिसे हम बोलते हैं विद्रोही चेतना, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इट रिफर्स बैक टू द आइडिया ऑफ डेप्रिवेशन एंड ग्रीवियंसेस, ठीक है। द आइडिया इज दैट सर्टेन मेंबर ऑफ अ सोसाइटी फील्स लाइक दे आर बीइंग मिसट्रीटेड ऑफ सम हाउ द सिस्टम इज अनजस्ट। इंसर्जेंट करने का मतलब, देखो विद्रोही चेतना कब आती है, जैसे कुछ लोग हैं, एक पार्टी है, एक पार्टी में मान लो चार लोग हैं, चार लोग अपने आप को बहुत कहते नहीं आउट समझ रहे हैं, ठीक है, मतलब अपने आप को बहुत अपने मतलब उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, ठीक है, उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें गलत तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, तो उनके अंदर कैसी भावना आएगी, उनके अंदर एक इंसर्जेंट कॉन्शसनेस आएगा, विद्रोही चेतना उनके अंदर जागृत हो जाएगी। तो ये होता है इंसर्जेंट सर्जेंट कॉन्शसनेस। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ। ये किसके, देखो ये किसके साथ आता है, इनलाइन करता है रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी के साथ। जैसे हम लोग ने रिसोर्स मोबिलाइजेशन में क्या था, जो रिसोर्सेज था उसको इनलाइन करने की कोशिश की जा रही थी, उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन जो संगठनात्मक शक्ति है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो लीडर है तो उसे क्या चाहिए, अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन को, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ पे उसे काम करना है ना, तो प्रॉपर उसके पास रिसोर्सेज होने चाहिए ना। एक लीडर जो है उसके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज होने चाहिए, जिसका वो यूज करके अपने ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथ कर पाए, ठीक है। फिर आते हैं पॉलिटिकल, राजनीतिक अवसर। ये तरीके से कहा जाए तो रेसेप्टिविटी ऑफ वल्नरेबिलिटी है ना, ऑफ द एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम टू चैलेंज, है ना। ये चीज होती है जिससे पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी होती नहीं, कि पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी मिलना, तो वही चीज यहाँ पे आती है। तो तीन चीजें यहाँ पे, नाम आपको यहाँ पे ध्यान में रखने हैं, ठीक है। समझ में आया, तीनों चीजें हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ ली, ठीक। अब हम आ जाते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, वो भी पढ़ लेते हैं फटाफट से, फिर वापस से क्वेश्चन पे जाते हैं। उम्मीद करती हूँ ये जो मैं जिस तरीके से पढ़ा रही हूँ, आप लोग का एक एक टॉपिक जरूर क्लियर हो रहा होगा। जैसे इससे पहले जिद्दू कृष्ण मूर्ति वाला टॉपिक आप लोग का क्लियर हो गया, फिर हम लोगों ने यहाँ पे जो सोशल मूवमेंट थ्योरी थे, ठीक है, उसके जितने भी टाइप्स थे उसको भी हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। अब ये जो टाइप्स है सोशल मूवमेंट वाले, ठीक है, उसको पढ़ने से पहले उसका जब क्वेश्चन आएगा तभी पढ़ेंगे, ठीक है, क्वेश्चन के साथ ही साथ करते हुए चलेंगे। हम लोग जो फंक्शंस हैं वो पढ़ लेते हैं। इतनी चीजें सभी को क्लियर होंगी। चलो अब आते हैं यहाँ पे थ्योरेटिकल अप्रोचेस टू सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, ठीक है। जैसे हम लोगों ने, जैसे जो मैथ्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस होते हैं उसमें डिफरेंट मतलब अलग अलग से ले लेते हैं। जैसे वहाँ पे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म था, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये क्या है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म किसके अंदर आता है, ये एक तरीके की थ्योरेटिकल अप्रोच है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में, जिसमें सिम्बॉलिक इंटरैक्शनलिज्म आता है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म आता है, एंड कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी आता है। जिसमें इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। सिंबॉलिक, सिंबॉलिक देखो नाम से समझ में आ रहा है, हम क्या करते हैं, सिंबॉलिक का मतलब क्या है, सिंबल्स के थ्रू इंटरैक्ट करना, ठीक है। यहाँ पे हम समझेंगे कि ये एक तरीके से ये जो टर्म है वो बताता है कि हाउ पीपल इंटरैक्ट विच अदर बाय सिंबल, सिंबल्स के थ्रू वो कैसे इंटरैक्ट करते हैं। हम किसी की जो थिंकिंग होती है, जैसे हम हैंड शेक कर रहे हैं, ठीक है, हमारे यहाँ
दो लोग जब हाथ मिलाते हैं तो उसे हैंडशेक बोलते हैं। हो सकता हो किसी और कंट्री में वो हैंडशेक गलत होता हो, या हो सकता हो उस हैंडशेक का मतलब कुछ और होता हो दूसरी कंट्री में, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमने इस सिंबल्स के थ्रू एक अपनी यहाँ पे पहचान बना दी कि दो लोग हाथ मिला रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वो एक दूसरे को ग्रीट कर रहे हैं, हैंडशेक कर रहे हैं, ये नाम दे दिया है। तो यहीं पे इस चीज को डेवलप किया है, दो लोगों का नाम आता है। एक नाम आता है जॉर्ज हर्बर्ट मीड का, नाम को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बना हुआ है इससे, हर्बर्ट मीड, ठीक है। दूसरा आता है हर्बर्ट ब्लूमर, ये इनके वो थे, शिष्य थे, ठीक है, इनके स्टूडेंट थे, हर्बर्ट मीड के, ब्लूमर। मीड और ब्लूमर का दोनों का ही कंसेप्ट अलग अलग था, ठीक है। मीड ने बोला कि वन सेल्फ, मैं हाईलाइट कर रही हूँ यहाँ पे, मीड ने बोला कि वन सेल्फ डेवलप थ्रू द सोशल इंटरेक्शन। मीड का मानना था कि एक इंसान का जो डेवलपमेंट होता है वो सोशल इंटरेक्शन के थ्रू होता है, बातचीत के माध्यम से वो उसका जो डेवलपमेंट होता है वो विकसित होता है। लेकिन जो जॉर्ज हर्बर्ट मीड है ना, जॉर्ज हर्बर्ट मीड है, इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ द सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे हु इज द फादर ऑफ द सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जॉर्ज हर्बर्ट मीड हो जाएगा, जिनका मानना था एक इंसान सेल्फ को अपने डेवलप कर सकता है थ्रू द सोशल इंटरेक्शन, ठीक है। जो मीड के स्टूडेंट है हर्बर्ट ब्लूम, उन्होंने ये सिंबॉलिक टर्म को कॉइन किया था। दो क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकते हैं, है ना। दो क्वेश्चन क्या बनेगा कि ये जो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म का कंसेप्ट है वो किसने दिया था, एंड ये जो टर्म है उसको कॉइन किया था, किसने किया था। तो ये जो टर्म है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म का, वो कॉइन किया था ब्लूमर ने। बट ये जो कंसेप्ट है, इनके जो फादर हैं इस कंसेप्ट के, वो कौन है आपके, हर्बर्ट मीड है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। यहाँ पे इंटरेक्शनिज्म में देन आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे। अब जैसे आप डिटेल में जब पढ़ोगे तो इसमें बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी, बट मैं क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे समझा रही हूँ आपको, ठीक है। थोड़ा थोड़ा में भी आपका वो डिटेल में ही है, ऐसा नहीं मैंने बहुत थोड़ा कर दिया है, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पे, जस्ट सेकेंड, दो बातें यहाँ पे सिर्फ ध्यान रखनी थी कि इंटरैक्शन सिंबॉलिक, यहाँ पे आपको कीवर्ड ही मिल जाएगा, ठीक है, इंटरैक्शन के थ्रू यहाँ पे होता है। देन आते हैं हम यहाँ पे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जो थ्योरी है वो फोकस किस पे करती है, नीड्स ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। देर आर द, मतलब कौन कौन से ऐसे तरीके हो सकते हैं जिससे हम सोसाइटी की जो नीड है उसको हम यहाँ पर पूरी कर पाए, राइट। फंक्शनलिस्ट फर्स्ट सी एजुकेशन इन इट्स मैनिफेस्ट रोल, ये लाइन ध्यान रखिएगा, सबसे पहले उन्होंने एजुकेशन को एक मैनिफेस्ट रोल की तरह देखा। फिर कन्वे किया बेसिक नॉलेज एंड स्किल्स टू द नेक्स्ट जनरेशन, ये लाइन पूरी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन्होंने पहले इसे एक मैनिफेस्ट रोल की तरह देखा, देन कन्वे किया उनकी जो बेसिक नॉलेज है, स्किल्स है नेक्स्ट जनरेशन में। अब यहाँ पे किसका नाम आता है, दरखिम, ठीक है। कौन है इनके फादर फंक्शनलिस्ट थ्योरी के, यहाँ पे दरखिम, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के फादर कौन है, दरखिम। इन्होंने बताया एक एजुकेशन का कैसा होता है, एक लेटेंट रोल होता है, एक पर्सन है जो सोशलाइज हो रहा है, ठीक है। मान लो हम स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, ठीक है, वहां पे जो सोशलाइजेशन हो रहा है, तो वो यहाँ पे जो एजुकेशन है वो क्या एक लेटेंट रोल प्ले करती है। तो हमारा सोसाइटी से जो बच्चों का इंटरेक्शन होता है, या जो बच्चे हमारे सोशलाइज होते हैं, उसमें एजुकेशन का एक लेटेंट रोल होता है जो दिखाई तो नहीं देता है, बट वो इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा उन्हें सोशलाइज करने में मदद करता है। दिस मोरल एजुकेशन एज ही कॉल्ड इट हेल्प्ड फॉर्म अ मोर कोहेसिव सोशल स्ट्रक्चर बाय ब्रिंगिंग टुगेदर पीपल फ्रॉम अ डाइवर्स बैकग्राउंड, ठीक है। मतलब इन्होंने ये चीज बताने के लिए इन्होंने डाइवर्स बैकग्राउंड के कई सारे लोगों से मदद लेकर के इस कंसेप्ट को यहाँ पे बताया, ठीक है। देन आते, अब यहाँ पे मेन चीज यही ध्यान रखनी है कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में जो इंपॉर्टेंट चीज है सिर्फ यही दिमाग में रखना है कि एजुकेशन का लेटेंट रोल होता है यहाँ पे, ठीक है, एक बच्चे को, एक लोगों को सोशलाइज करने के लिए और उन्हें उस सोसाइटी को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, ठीक है। और ये कंसेप्ट किसने दिया था, दरखिम ने दिया था। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो फंक्शनलिस्ट हैं, इन्होंने सबसे पहले फर्स्ट सी द एजुकेशन इन इट्स मैनिफेस्ट रोल एंड कन्वेइंग बेसिक नॉलेज एंड स्किल्स टू द नेक्स्ट जनरेशन, ये बात थी स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की। उम्मीद करती हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। यही
चीज यहाँ पे भी लिखी हुई है, अकॉर्डिंग टू द फंक्शनलिज्म एन इंस्टीट्यूशन ओनली एग्जिस्ट बिकॉज इट सर्व अ वाइटल रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी। एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, हम देखते हैं कि उनकी वर्षगांठ हो रही है, ठीक है, 100 साल हो रहे हैं, 50 साल हो रहे हैं, मतलब इंस्टीट्यूशन की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो वो क्यों एग्जिस्ट कर पा रहे हैं? बिकॉज वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं, उनकी जो नीड है उनको सर्व कर रहे हैं। कोई भी इंस्टीट्यूशन है अगर इतने सालों तक चल रहा है, हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं इतने सालों से काम कर रही है, तो क्यों कर पा रही है? बिकॉज वो हमारी सोसाइटी के नीड को सर्व कर रही है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगी तो क्या होगा, वो तो खत्म हो जाएंगी, है ना। बस यही चीज है, यहाँ पे ध्यान रहेगा, ठीक है। जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ ना वैसे वैसे ध्यान रखोगे तो कीवर्ड से आपके दिमाग में बातें यहाँ पे रह जाएंगी, अदरवाइज थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी की बात करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी क्या है? यहाँ जब भी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी की बात करते हैं तो सोशल इनइक्वालिटी ये आपके दिमाग में होना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों होते हैं? क्योंकि सोशल इनइक्वालिटीज होती है, डिफरेंसेस होते हैं क्लास में, जेंडर में, रेस में, एथेंटिसिटी में, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो इनइक्वालिटीज की वजह से होते हैं। तो एजुकेशन का मेन यहाँ पे रोल क्या होता है? एजुकेशन क्या करता है? ये जो इनइक्वालिटीज है उनको दूर करने की, यहाँ पे उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, ठीक है। एजुकेशन क्या करता है? कंट्रोल की करने की कोशिश करता है। जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है उनका वो ये मानना है, एजुकेशन इज कंट्रोल्ड बाय द स्टेट विच इज कंट्रोल्ड बाय दोज विद द पावर, ठीक है। मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है, कॉन्फ्लिक्ट जो थ्योरिस्ट हैं उनका ये मानना है जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, वो पूरी तरीके से इस चीज को खत्म इसलिए नहीं कर पा रही है बिकॉज ये कंट्रोल्ड है। हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है, जो पॉलिटिकल लोग हैं जो उनके द्वारा क्या किया जाता है, इसको कंट्रोल किया जाता है बाय द स्टेट, जिसकी वजह से जो पावर में होते हैं उन्हीं के हिसाब से एजुकेशन सिस्टम चलता है। तो इट्स पर्पस इज टू रिप्रोड्यूस द इनइक्वालिटीज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द सोसाइटी एज वेल एज टू लेजिटिमाइज, ठीक है, लेजिटिमाइज करने की बात की जा रही, जो भी एक्सेप्टेबल आइडियाज हैं which actually work to reinforce the privileged position of the dominant group। तो ये क्या है? आपकी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है, ठीक है। अब यहाँ पे एजुकेशन हाँ ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई, समझ में आए? हम लोग इतने सारे टॉपिक यहाँ पे पढ़ लिए हैं आपके, ठीक है। अब फटाफट से क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं और समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है। इस तरीके से 2-3 टॉपिक आपके यहाँ पे कवर होते हैं, ठीक है, 2-3 टॉपिक यहाँ पे कवर हो रहा है। जैसे यहाँ पे रिलेटिव डेप्रिवेशन, रिलेटिव डेप्रिवेशन में क्या पढ़ा था? देखो पहले हम ऑप्शन यहाँ पे पढ़ते हैं। ऑप्शन में पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या बोल रहा है? It believes that aim of any key agency such as education is to socialize the child and teenagers, ठीक है। ये बिलीव यहाँ पे बिलीव करते हैं, जो एम है, ठीक है, एम है की एजेंसी का, वो क्या है? एजुकेशन इज टू सोशलाइज द चाइल्ड एंड टीनेजर्स, ठीक है। तो ये कहाँ पे आएगा? ये कहाँ पे आ जाएगा? इसको देखो, इट क्लैरिफाइज द कंसेप्ट एज अ फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस, ठीक है। इक्वालिटी एंड जस्टिस के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, फ्रीडम की बात की जा रही है। तो ये कहाँ पे आ जाएगा? आपका पॉलिटिकल थ्योरी में आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा? पॉलिटिकल। इट बिलीव्स दैट सोशल कॉन्फ्लिक्ट अराइज व्हेन अ सोशल ग्रुप फील्स दैट इट वर्स ऑफ देन अराउंड। देखो यहाँ पे जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट किसकी वजह से हो रहा है? लोगों को डेप्रिवेशन फील हो रहा है ना, जो लोग हैं वो अपने आप को डेप्राइव्ड फील कर रहे हैं किसी चीज को लेकर के, ठीक है। तो ए का थर्ड हो जाएगा, ठीक है। जब भी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी की बात करेंगे तो ये किसके साथ एसोसिएटेड है? मार्क्सिज्म के साथ एसोसिएटेड है। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म किसके साथ आता है? यहाँ पे जो एजुकेशन है वो एक लेटेंट रोल प्ले करती है किसी बच्चे को, पर्सन को सोशलाइज करने के लिए, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब फिर से जिद्दू कृष्ण मूर्ति को क्वेश्चन है, इन अ व्यू ऑफ द जिद्दू कृष्ण मूर्ति अ पर्सन लिव्स हैप्पीली इफ शी ही, मतलब एक जो पर्सन है वो हैप्पीली कब रह सकता है? जब वो दूसरों को कंपटीशन में हरा दे, या फिर चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर ले, या फिर नॉन कॉम्पिटेटिव है ना, फिर या फिर डेयरिंग एंड इंटेलिजेंस। तो ध्यान रखिएगा, जिद्दू कृष्ण मूर्ति मतलब इनका जो मानना है वो यही है कि एक पर्सन तभी खुश रह सकता है जब उसके अंदर नॉन कॉम्पिटेटिव वाला नेचर हो, ठीक है, नॉन कॉम्पिटेटिव। नेक्स्ट आते हैं, हु मेड दिस स्टेटमेंट? नो नेशन इज अ ग्रेट और गुड बिकॉज पार्लियामेंट इनैक्ट दिस और दैट, बट बिकॉज इट्स मेन आर ग्रेट एंड गुड, ठीक है। ये किसने बोला है? नहीं, स्वामी विवेकानंद जी ने बोला है ना, स्वामी विवेकानंद जी ने, ठीक है। ये बात समझ में आई? ठीक है। तो ये स्वामी विवेकानंद अभी हमें पढ़ना है लास्ट में, चलो पढ़ लेते हैं फटाफट से, क्यों स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ने से पहले हम ये वाला देख लेते हैं, फिर स्वामी विवेकानंद जी को भी पढ़ लेंगे, ठीक है। जैसे एजुकेशन फिलोसफी है
उनसे एसोसिएटेड कौन कौन से फिलोसोफर्स हैं, इनके नाम आपको पता होने चाहिए। जैसे रियलिज्म, ठीक है, रियलिज्म से एसोसिएटेड, देखो इसमें इंडियंस भी होंगे और जो आपके बाहर वाले हैं वो भी होंगे, तो दो सभी के नाम आपको यहाँ पे ध्यान रखना। रियलिज्म किसके साथ आता है, अरिस्टोटल, इनसे एसोसिएटेड कौन है, अरिस्टोटल है, ठीक है। दूसरा आपका आता है प्रैग्मेटिज्म, जॉन डेवी, सभी को पता होगा, है ना, जॉन डेवी। नेचुरलिज्म की अगर हम बात करते हैं, नेचुरलिज्म किसके साथ आता है, प्लेटो के साथ आता है आपका, है ना, इनके साथ एसोसिएटेड है। एंड आइडियलिज्म में ये इंडियन जो थिंकर हैं, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर, और वेस्टर्न भी है, ठीक है। इंडियन में आता है आइडियलिज्म में रविन्द्रनाथ टैगोर, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द जो ऑप्शन से रखे हैं। अब फटाफट से रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म एंड नेचुरलिज्म को हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, है ना। अब रियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म में इतना ज्यादा मैंने यहाँ पे करा के रखा है कि आपको मैं अगर डिटेल में अभी यहीं पे कराने लगी तो क्लास को फिर यहीं पे खत्म करना पड़ेगा, बिकॉज बहुत ज्यादा मैंने यहाँ पे करा के रखा हुआ है, ठीक है। तो एक बार प्लीज इसका जो डिटेल वाला सेशन है यूनिट 1 के लिए, तो प्लीज एक बार रेफर जरूर करिएगा, ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है। जो वेस्टर्न फिलोसफीज है ना, हमारी जो वेस्टर्न फिलोसफीज है, जिसमें कंट्रीब्यूशन ऑफ वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट में आइडियलिज्म, रियलिज्म, ये सारी चीजें हैं, इन सबको एक एक बार थोड़ा थोड़ा हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे आते हैं आइडियलिज्म में, ठीक है, आइडियलिज्म में जब हम बात करते हैं, ठीक है, एक मिनट रुकना। ये आइडियलिज्म से जो रिलेटेड जो वो है उनका है पूरा, कि आइडियलिज्म से पूछा जाता है कि कौन कौन से लोग हैं जो आइडियलिज्म के साथ रिलेटेड है। मैंने एक चार्ट बनाया था, ठीक है, वो चार्ट में देख रहे हो, अगर वो चार्ट मिल जाए तो चार्ट में पूरा आसानी से हो जाएगा। चलो पहले हम समझ लेते हैं, ओपन होगा चार्ट तो फिर बताते हो, ठीक है। आइडियलिज्म में आ जाओ, कहाँ गया, जब हम आइडियलिज्म की बात करते हैं, है ना, पहली चीज यहाँ पे आइडियलिज्म में जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। आइडियलिज्म जो वर्ड है, आइडिया एंड आइडियल, दो चीजों से आता है, ठीक है, आइडिया एंड आइडल। आइडिया का मतलब होता है ट्रू एंड टेस्टिफाइड नॉलेज, ट्रू एंड टेस्टिफाइड नॉलेज। अब ये जो आप स्लाइड्स देख रहे हो ना, बहुत डिटेल में है, एक एक पॉइंट मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है, ठीक है। आइडिया एंड आइडियल, आइडिया का मतलब होता है, ठीक है, आइडिया का मतलब है ट्रू एंड टेस्टिफाइड नॉलेज, जो नॉलेज ट्रू है, टेस्टिफाइड है। और जो वर्ड आइडियल है वो स्टैंड करता है फॉर द परफेक्टेड फॉर्म ऑफ आइडिया या फिर आइडियाज। आइडियल्स का मतलब क्या होता है, परफेक्टेड फॉर्म ऑफ नॉलेज या फिर जो आइडिया है। अगर हम बेसिक प्रिंसिपल्स की बात करते हैं आइडियलिज्म में, जहां पे किसकी बात आती है, रियलिटी एज वी परसीव्ड इट इज अ मेंटल कंस्ट्रक्ट। यहाँ पे बोलता है जो रियलिटी हम जो देख रहे हैं, है ना, जो रियलिटी है जो हम देख रहे हैं वो क्या है, वो एक तरीके का मेंटल कंसेप्ट है, क्या है, मेंटल कंस्ट्रक्ट है, ठीक है। एक तरीके से रियलिटी एग्जिस्ट करती है इटसेल्फ, और कैसी है, इंडिपेंडेंट एंटिटी है, ठीक, कैसी है, इंडिपेंडेंट एंटिटी है, राइट, समझ में आई बातें। प्लेटो ने डिस्क्राइब किया है रियलिटी को इन हिज थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, जहां पे इन्होंने फॉर्म को क्या बताया है, जहां पे इन्होंने फॉर्म को बताया है एक्चुअल सब्सटेंसेस ऑफ अ थिंग्स विच फॉर्म्ड मैटर एंड परसेप्टेबल रियलिटी, ठीक है। प्लेटो वांट्स कन्वे द मैसेज दैट मैटर इज रियल। प्लेटो क्या कन्वे करना चाह रहे थे, ये जो मैटर है वो क्या है, रियल है, एंड इसको हम एक रियल एंटिटी बोल सकते हैं, ठीक है। और इट इज नॉट मेरा प्रोजेक्शन ऑफ कॉन्सेप्शन, मतलब जो मैटर है वो एक प्रोजेक्शन नहीं है हमारी कॉन्शियसनेस का, वो रियलिटी है, वो रियल में है यहाँ पे, ठीक है। देन नेक्स्ट आ जाओ, कौन कौन से प्रोटोगोनिस्ट हैं जो इसके साथ रिलेटेड हैं, ये नाम सारे आपको पता होना चाहिए, जिसमें भी रविन्द्रनाथ टैगोर का हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ आइडियलिज्म, जहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। टाइप्स ऑफ आइडियलिज्म में आता है सब्जेक्टिव आइडियलिज्म, ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म एंड पर्सनल आइडियलिज्म, ठीक है। सब्जेक्टिव आइडियलिज्म कहने का मतलब क्या है, इंपीरिकल आइडियाज। सब्जेक्टिव आइडियलिज्म को हम लोग इंपीरिकल आइडियाज भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में ध्यान रखना है, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये इंपेरिकल आइडियाज की बात की जाती है। यहाँ पे क्या है कि इसको इट जनरली आइडेंटिफाई और एसोसिएटेड विद द इमटेरियलिज्म,
ठीक है, किसके साथ ये एसोसिएट करता है, मटेरियलिज्म। यहाँ पे बोलते हैं जो मटेरियल थिंग्स है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, मटेरियल थिंग डज नॉट एग्जिस्ट। सब्जेक्टिव आइडियलिज्म रिजेक्ट करती है ड्यूलिज्म को, न्यूट्रल मोनिज्म को, मटेरियलिज्म को, ठीक है। इस तरीके से इन सारी चीजों को ये क्या करती है, रिजेक्ट करती है, ठीक है। तो ये सब्जेक्टिव आइडियलिज्म। देन आते हैं ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म में एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात की जाती है, दैट एग्जिस्ट प्रायर टू एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। सिर्फ इतनी ही लाइन आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ठीक है। दैट एग्जिस्ट प्रायर टू इंडिपेंडेंटली ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, ये जो यहाँ पे जो हमारा जो परसेप्शन है, ह्यूमन का जो परसेप्शन है वो कैसा होता है, इंडिपेंडेंट है ना। ये कैसा है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं ट्रांसेंडेंटल। ट्रांसेंडेंटल को प्रपोज किसने किया है, कांट ने। किसने प्रपोज किया है, कांट ने। इन्होंने बताया कि ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस रिलाइड अपॉन देयर एग्जिस्टेंस इन द ह्यूमन माइंड। मतलब ट्रांसेंडेंटलिज्म में कहने का मतलब क्या है, हम किसी चीज को कैसे परसीव करते हैं, हमारा जो ह्यूमन माइंड है उसकी एग्जिस्टेंस को कैसे परसीव कर रहा है, ठीक है। उसका जो नेचर है, ठीक है, उसका जो उस ऑब्जेक्ट का जो नेचर है वो कैसे हम परसीव कर पा रहे हैं वो उस पर डिपेंड करता है। तो ये बात करती है ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म में, ठीक है। फिर आते हैं प्लेटोनिक आइडियलिज्म होता है, रिलीजियस आइडियलिज्म होता है और मॉडर्न आइडियलिज्म होता है। ज्यादा नहीं ध्यान रखना है, सिर्फ इसमें नाम का ध्यान रखिए। जो प्लेटोनिक है, प्लेटोनिक का मतलब क्या है, परफेक्ट फॉर्म दैट एवरीथिंग इन द मटेरियल। मतलब परफेक्ट फॉर्म मतलब मटेरियल जो है वो कैसा है, रियलिटी है, ठीक है। वो कैसा है, रियलिटी है। रिलीजियस आइडियलिज्म जहाँ पे अगस्टाइन, ठीक है, अगस्टाइन का नाम ध्यान रखिएगा। जो दिस थ्योरी आर्ग्यूज दैट नॉलेज ओरिजिनेट इन परसीव्ड फिनोमेना व्हिच हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय कैटेगरी। फिर आता है मॉडर्न, जिसे इमैनुअल कांट ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हम बात करते हैं एपिस्टोमोलॉजी में। एपिस्टोमोलॉजी में 3 फॉर्म्स ऑफ नॉलेज के बारे में बात की गई आइडियलिज्म में। सेंसरी और ऑर्गन बेस्ड नॉलेज है, ओपिनियन बेस्ड नॉलेज है, थिंकिंग बेस्ड नॉलेज है। जो सेंसरी बेस्ड नॉलेज होती है उसे हम अनट्रू नॉलेज बोलते हैं। सेंसस से जो नॉलेज होती है वो कैसी होती है, अनट्रू होती है। जो ओपिनियन बेस्ड नॉलेज होती है वो कैसी होती है, पार्शली ट्रू होती है ना। समझ रहे हो, कैसी ट्रू होती है, पार्शली ट्रू होती है। और जो थिंकिंग बेस्ड नॉलेज होती है वो ट्रू रियल फॉर्म ऑफ नॉलेज होती है। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। क्या ये चीज समझ में आई, ठीक है। इसका मैंने एक चार्ट आप लोग को टेलीग्राम पे दे रखा है, जो कीवर्ड वाली पीडीएफ है वहां पे मैंने एक चार्ट इसका दे रखा हुआ है, ठीक है। बट फिर भी मैं थोड़ा सा इसको समझा दे रही हूँ, ठीक। फिर देन हम आ जाते हैं यहाँ पे एक्सोलॉजी, ट्रूथ, ब्यूटी, गुडनेस। 3 चीजों के बारे में बात की जाती है। ट्रूथ जो हमारे इंटेलेक्चुअल साइड की बात करता है, ब्यूटी जो एस्थेटिक साइड की बात करता है, गुडनेस जो मोरल साइड के बारे में बात करता है, ठीक है। सारी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं, ठीक है। एम ऑफ एजुकेशन में क्या है, जो इंपॉर्टेंट चीज है वही देख रहे हैं। रियलाइजेशन होना स्पिरिचुअल वैल्यूज का, इनरिचमेंट ऑफ कल्चरल हेरिटेज, एक्सलेशन ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी, सेल्फ रियलाइज करना, है ना, डेवलपमेंट ऑफ मोरालिटी, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, डेवलपमेंट ऑफ अ कंप्लीट मैन। अब इनकी जो मेथड है, इंडक्शन एंड रिडक्शन जो कि अरिस्टोटल ने दिया है, डायलॉग मेथड जो प्लेटो ने दिया है, क्वेश्चन आंसर मेथड जो सोक्रेट ने दिया है, लॉजिकल मेथड जो हर्बर्ट ने दिया है, एंड गेम्स मेथड जो कि फ्रॉबल ने दिया है, ठीक है। अब रियलिज्म की बात करते हैं। रियलिज्म का मतलब क्या है, रियलिज्म जो है वो किसकी बात करता है, एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करता है। वो बोलता है जो फिजिकल वर्ल्ड है इट इज ट्रू, इट इज रियल, ठीक है, वो इसकी बात करता है। अरिस्टोटल इसके फादर है। यहाँ पे जो रियलिटी है वो एग्जिस्ट करती है इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन माइंड, ठीक है। यहाँ पे जो रियलिटी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन माइंड एग्जिस्ट करती है। ट्रुथ कैसा है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। ट्रुथ कैसा है, ऑब्जेक्टिव है। मतलब यहाँ पे बोलता है जो जैसा दिख रहा है ना, जो जैसा है वैसा ही हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। मतलब जो देखा जा सकता है, जो हम देख रहे हैं वही सच है, बस इतना ही है यहाँ पे हमको मानना है, ठीक है। यहाँ पे फिर आते हैं, जैसे इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे। फिनोमिनल जो वर्ड है ना, जो हमारा ये जो फिनोमिनल वर्ल्ड है, जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है वो ट्रू है। सेंसस जो होते हैं वो गेटवेज ऑफ द नॉलेज होते हैं, बट यहाँ पे आइडियलिज्म में इसको नहीं मानते सेंसस को, ठीक है। यहाँ पे जो रेगुलरिटी है, यहाँ पे जो ट्रुथ है वो ऑब्जेक्टिव है ना। रियलिज्म डज नॉट एक्सेप्ट द ट्रांसेंडेंटलिज्म, बट यहाँ पे जो आइडियलिज्म है वो इस चीज को एक्सेप्ट करता है। ये ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लाइफ पे, ठीक है। यहाँ पे 3 तरीके डायमेंशन भी है, इसको नहीं जरूरत है।
फॉर्म्स ऑफ रियलिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्वेश्चन आपके आई थिंक किसी ने लखनऊ यूनिवर्सिटी का अगर एंट्रेंस वाला एग्जाम दिया होगा तो देखा होगा। ह्यूमनिस्टिक रियलिज्म हो गया, सोशल रियलिज्म हो गया, सेंस रियलिज्म हो गया, न्यू रियलिज्म हो गया। इन सब के जो भी नाम्स हैं, ठीक है। ह्यूमनिस्टिक जो रियलिज्म है इरास्मस, जॉन मिल्टन, राबेलियस है। सोशल माइकल डे मोंटेग, जॉन लॉक है। सेंस का रिचर्ड मल्स्टर, फ्रांसिस बैकॉन, ठीक है, एंड कम्युनिस्ट। तीनों इस नाम याद होने चाहिए, ये नहीं कि एक याद कर लो, ठीक है। आई थिंक इन्हीं में से किसी से एक क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। न्यू का है बर्ट्रांड रशल एंड व्हाइट हेड, ठीक है, याद रहेगा। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, हाँ एक चीज हाईलाइट मैंने कर रखी है, जो कम्युनिस्ट हैं उन्हें हम लोग मॉडर्न ऑफ एजुकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉडर्न ऑफ एजुकेशन, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, फटाफट से देख लेते हैं, ठीक है। अब कुछ चीजें और भी हैं यहाँ पे, जैसे ये वाली चीज जो रियलिज्म है, उन्होंने सेंसस की जो ट्रेनिंग है उस पे ज्यादा फोकस किया है, ठीक है। लेमोनियस नाम है, ठीक है। लेमोनियस एम्फसाइज इंपॉर्टेंस ऑफ द सेंस ट्रेनिंग। और जो मिल्टन है, ये सारे नाम को जरूर ध्यान रखिएगा। लेमोनियस ने किस पे एम्फसाइज किया है, मिल्टन ने किस चीज पे एम्फसाइज किया है, ट्रैवलिंग इन एजुकेशन में। और लॉक ने किस चीज पे एम्फसाइज किया है, ऑब्जर्वेशन पे। इंडक्टिव डिडक्टिव जो मेथड है वो कौन एडवोकेट, इंडक्टिव डिडक्टिव जो मेथड है इज आल्सो एडवोकेटेड बाय द जॉन लॉक के द्वारा ही, ठीक है। रियलिस्ट एम्फसाइज करते हैं नॉलेज गॉट थ्रू वर्ड्स टू बी एक्सेप्टेड। मतलब जो नॉलेज हमें शब्दों से मिल रही है, जैसे मैं जो चीजें बोल रही हूँ, वो नॉलेज को आप तभी ट्रू मानोगे जब उसे आप एक्सपीरियंस कर पाओगे अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू, ठीक है, अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू। नेक्स्ट आ जाते हैं नेचुरलिज्म के बारे में बात करते हैं। नेचुरलिज्म मतलब यहाँ पे नेचुरलिज्म का सिंपल सा जो एक्सपोनेंट है पहले देख लेते हैं। अरिस्टोटल है, ऑगस्ट है, इन सारे के नाम याद होने चाहिए। फादर कौन है? इमाइल जोला, ठीक है, जोली उठा करके इमाइल चला, इमाइल जोला, ठीक है। बैकॉन, डार्विन, लामार्क, डार्विन का भी क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। स्पेंसर, पेस्टोलॉजी, जे रूसो, ठीक है। जो जो क्वेश्चंस मुझे याद आते जा रहे हो बताते हुए जा रहे हो। रूसो से तो कई सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। इनका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या? नेचर। ये बोलते हैं नेचर ही सब कुछ है, ठीक है, ना ही मैटर ना ही माइंड, नेचर, ठीक है। नेचर के थ्रू जो हमें नॉलेज मिलती है वही सारी ट्रू है। जो वो नेचुरलिज्म है वो डिनाइज करता है एग्जिस्ट, मतलब नेचर के बिना जो भी हमें नॉलेज मिलेगी उस चीज को ये डिनाई करता है, उस नॉलेज को ये डिनाई करता है। जो हमारी सुपर नेचुरल चीज है, ठीक है, वो सब कुछ नेचर है, ठीक है। नेचुरलिज्म का कोई भी, नेचुरलिज्म जो है वो आइडियलिज्म को नहीं मानते, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग जो स्पिरिचुअल वैल्यूज हैं कुछ नहीं होती है। वैल्यूज कैन बी सब्जेक्टिव एंड रिलेटिव होती है, उसको हम क्रिएट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, नीड एंड कंडीशन क्या है आपकी लाइफ की, उसके अकॉर्डिंग ये बिलीव करते हैं। जो साइंटिफिक नॉलेज है उनकी हाईएस्ट वर्ड्स है, वही रिलायबल है, ठीक है। हमारी सोसाइटी क्या है? एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर है जहाँ पे इंडिविजुअल ही, जो इंडिविजुअल है वही सही है, वही सत्य है। सत्य कौन है? जो हमें सामने दिख रहा है। ट्रू कौन है? रियल कौन है? वही है ना। इनका कोई भी फेथ नहीं है गॉड पे कि गॉड ने, एडलिज्म क्या बोलता है, गॉड ने सब चीजों को बनाया है, ठीक है। बट ये नहीं मानते, ये बोलते हैं गॉड स्पिरिचुअल वर्ड कुछ होता ही नहीं है। इनका ये मानना है कि जो हमारे मटेरियल वर्ल्ड का एग्जिस्टेंस है, एक जो इंडिविजुअल है वो जो एग्जिस्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ नेचर, बिकॉज ऑफ नेचर, ठीक है। उनके जो सेंसेस हैं वही नेचुरल गेटवेज होते हैं नॉलेज के, एंड नॉलेज को कॉम्प्रिहेंड किया जा सकता है अपने सेंसेस के थ्रू। तो सेंसेस आर द गेटवेज ऑफ द नॉलेज, ठीक है। समझ आई बात समझ में आई, ठीक है। साइंस रिवील्स द मिस्ट्री ऑफ नेचर, ठीक है। रियल नॉलेज हमारी सेंसेस से आती है। डिवाइन इंस्पिरेशन हो गया, रेवलेशन हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ प्रेयर हो गया, ठीक है, प्रेयर हो गया, पावर ऑफ सोल एंड अदर वर्ल्ड हो गया, ठीक है। कई सारी इल्यूजनरी कंसेप्ट भी होते हैं जो हमारे माइंड को मिसलीड करने की कोशिश करते हैं। सेंट्रल पोजीशन में किसको रखा? एक बच्चे को रखा, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, मैन क्या है? ऑफ स्प्रिंग है, मैन इज द ऑफ स्प्रिंग ऑफ द man is the offspring of the nature, ठीक है। man is the offspring of the nature। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्म्स की। फिजिकल नेचुरलिज्म, मैकेनिकल नेचुरलिज्म, बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म। जो फिजिकल नेचुरलिज्म होता है इंसेक्टिविस्ट की बात करता है, जो हमारे इंस्टिंक्ट्स होते हैं उनकी बात करता है। मैकेनिकल का मतलब जो मशीन से रिलेटेड है, एंड बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म जो डार्विन थ्योरी से रिलेटेड है। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जो जो इसमें इंपॉर्टेंट था
जो आपके उसमें है, ठीक है, क्वेश्चन में उसको ही मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है। जैसे जीन जैकॉस रूसो का भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, इनकी जो बुक था नेगेटिव एजुकेशन, ठीक है, जिसको उसको डिवाइड किया गया है, ठीक है, एम्फेसाइज किया था इन सारी चीजों पे। तो इसके लिए आप प्लीज एक बार डिटेल में देखिएगा, बिकॉज फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने बात की थी बुक्स के बारे में। प्रैग्मेटिज्म फिलोसफी के बारे में बात करते हैं। प्रैग्मेटिज्म जो है वो एक ऐसा शब्द है जो कहाँ से निकल के आया है, प्रैग्मा, कहाँ से निकल के आया है, प्रैग्मा। अब मैं प्रैग्मेटिज्म के बारे में कुछ कीवर्ड्स भी आपको बता देती हूँ। प्रैग्मेटम में जो नाम आते हैं पहले वो देख लो। सीबी पियर्स है, आर्ची जे बेलम है, जॉन डिवी है ना, विलियम जेम्स है, विल डोरॉन्ट है, श्रिलर है, ठीक है। ये सारे नाम आपके प्रैग्मेटिज्म में आते हैं। इनके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या क्या है, अगर प्रैग्मेटिज्म की बात करें तो इनके फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है, वही है ना, ये भी गॉड पे बिलीव नहीं करते, ये गॉड को दे डज नॉट बिलीव इन द गॉड और स्पिरिचुअल वैल्यूज। इनका पूरा फेथ किस पे है, मैन पे है, मैन ही सब कुछ है, ठीक है। प्रैग्मेटिज्म जो है वो मैन पे फेथ करते हैं। इट अपहोल्ड द पावर ऑफ अ मैन एज अ सुप्रीम, यहाँ पे मैन को क्या माना जाता है, सुप्रीम माना जाता है, सारी पावर जो है वो मैन के पास है। स्पिरिचुअल प्रिंसिपल आर नॉट यूनिवर्सल, ये बोलते हैं जो स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सल नहीं है, ठीक है, उन्हें चेंज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस एंड सिचुएशन। और जो यहाँ पे वैल्यूज होती हैं, है ना, जो वैल्यूज होती हैं वो कैसी होती हैं, और नॉट प्री डिटरमाइंड, बट आइडियलिज्म में डिटरमाइन होती थी, ये कैसी होती, प्री डिटरमाइन नहीं होती, क्योंकि सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदलती हैं। यहाँ पे दे आर इन द मेकिंग, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो हमारा वो हमारा जो सोसाइटी है वो कैसा है, मेकिंग है, यहाँ पे रियलिटी मेकिंग में है, ठीक है। अभी रियलिटी बन रही है, बनी नहीं है, अभी मेकिंग है, चल रही है, ठीक है। ये सारी बात यहाँ पे इनकी इनकी प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, ये सब क्या है, इनके प्रिंसिपल्स हैं। एम्स ऑफ एजुकेशन में अगर बात करें तो एम्स ऑफ एजुकेशन में यही है कि आर नॉट, मतलब यहाँ पे जो वैल्यूज है वो पहले से प्री डिटरमाइन नहीं है ना। एजुकेशनल एम्स जो होते हैं वो चेंज होते हैं, हमारे जो भी एजुकेशनल एम्स है वो चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस। मोर से ज्यादा एजुकेशन देने की बात की गई है, नई वैल्यूज को क्रिएट करना, है ना, सोशल एडजस्टमेंट एंड हार्मोनियस डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पे बात की गई है। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आई, कुछ चीजें जो मैंने यहाँ पे बताई, कॉपी में ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, यही सारी चीजें स्लाइड्स में लिखी भी हुई है। ये कीवर्ड में, ये वर्ड प्रैग्मा से आया है जिसका मतलब होता है एक्शन, प्रैक्टिस, एक्टिविटी, ठीक है। इंट्रोड्यूस किया है चार्ल्स पियर्स ने इस फिलॉसफी को, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज्यादा फोकस किस पे किया जाता है, प्रैक्टिकल चीजों पे किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, कुछ चीजें और देख लो यहाँ पे। वैसे तो मैंने सारी चीजें मोटी मोटी जो चीजें थी वो आपको यहाँ पे बता दिया है, ये सारी चीजें। फॉर्म्स की बात करते हैं, ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म है, बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म है एंड एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिज्म है, ठीक है। क्या बातें समझ में आई, क्या ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब आ जाते हैं हम लोग विवेकानंद बचा था ना, विवेकानंद देख लेते हैं। अब थ्योरी पे हैं तो फटाफट से थ्योरी वाली देख भी लेते हैं, है ना, कोई चीज छूटे ना। क्वेश्चंस तो अगर क्वेश्चन कराने होते हैं ना तो आधे घंटे में फटाफट से क्वेश्चन हो जाते हैं, बट मेरा ये है कि आपको क्वेश्चंस के साथ साथ दोबारा से एक क्वेश्चन के साथ आपको पता चल जाए कि हाँ इसमें ये चीजें हमको इस तरीके से इसको पढ़ना है, ठीक है। रिवीजन हो जाएगा एटलीस्ट आपका यहाँ पे, ठीक है, जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ रखा है उनका यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा। देख लेते हैं विवेकानंद जी का कहाँ पे है, और इन सब का पीडीएफ मैंने ऑलरेडी एक कीवर्ड पीडीएफ मैंने दे रखा हुआ है टेलीग्राम पे। तो जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, बिकॉज जो भी अपडेट है, मैं पीडीएफ का बच्चों की डिमांड थी तो उसके बारे में कुछ काम कर रही हूँ, जब हो जाता है तो मैं आप लोग को अपडेट जरूर करूंगी, ठीक है। तो सारी चीजें आप लोग को टेलीग्राम पे ही मिलेंगी। ये है स्वामी विवेकानंद, ठीक है। स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड जितना भी डिटेल है आपके इस सिलेबस में वो सारी चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। अब एक एक चीजों को फटाफट से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें इन्होंने बात की है। स्वामी विवेकानंद, है ना, एक ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इन्हीं की लाइन है ना।
कि स्टैंड अप, बी बोल्ड, बी स्ट्रॉन्ग, नो दैट यू आर अ क्रिएचर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। ठीक है, ये आप लोगों के लिए भी एक तरीके से मोटिवेशन है कि जिन लोगों का अभी रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया है उनके लिए एक तरीके से ये हो सकता है कि आप खुद ही अपनी डेस्टिनी के क्रिएचर हो। ठीक है, अपने भाग्य के निर्माता हो। तो इस तरह से निराश नहीं होना है, खड़े होना है, फिर से तैयारी शुरू करनी है। ठीक है, तो ये आप ही लोगों के लिए है। आगे आ जाते हैं, यहाँ पे बात करते हैं, सब कुछ नहीं पढ़ना है ना। जो ये डेट है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आता है, इस वजह से हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, 12 जनवरी 1863 इनका है। अब इनका जो फिलोसफिकल बेसिस है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, जहाँ पे इनको इनका जो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है इनकी एजुकेशन फिलोसफी का, ठीक है, वो क्या क्या है, आइडियलिज्म है, नेचुरलिज्म है एंड प्रैग्मेटिज्म है। नेचुरलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एजुकेशन इनके हिसाब से जो रियल एजुकेशन है वो कभी पॉसिबल हो सकती है जब वो नेचर के थ्रू हो। ठीक है, आइडियलिस्टिक कहने का मतलब क्या है, स्पिरिचुअल, जैसे हम लोगों ने अभी नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म पढ़ा है ना, बस वैसे ही है। इनके अकॉर्डिंग जो एम ऑफ एजुकेशन होता है वो क्या है, डेवलप करना चाइल्ड विद मोरल एंड स्पिरिचुअल क्वालिटीज। प्रैग्मेटिस्ट व्यू के बारे में देखें तो जो वेस्टर्न एजुकेशन है, टेक्नोलॉजी है ना, वेस्टर्न एजुकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, कॉमर्स, इंडस्ट्री, साइंस, ये सब क्या है, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी है। ठीक है, इस चीज पे इन्होंने ज्यादा से ज्यादा एम्फेसाइज किया है। राइट, फिलोसफी ऑफ स्वामी एजुकेशन, जिसे मैंने अभी आपको जो अभी स्टेटमेंट लिखा था वही है यहाँ पे, इनकी फिलोसफी ऑफ स्वामी विवेकानंद की, कि जहाँ पे ये जो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट है हमारे, ठीक है, इन चीजों पे बहुत ज्यादा इन्होंने स्ट्रेस दिया है, जहाँ पे रिलीजन आता है, एजुकेशन आता है। ठीक है, ये कुछ टर्म से ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने एजुकेशन, कैरेक्टर बिल्डिंग एज वेल एज द सोशल जो इश्यूज हैं हमारे इंडिया में, उन पे बहुत ज्यादा यहाँ पे जोर दिया है इन्होंने। ठीक है, ये अद्वैत प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं, जो वेदांत का है। ठीक है, उस पे ये काम इसको ये बहुत ज्यादा मानते हैं, अद्वैत वेदांता। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, ठीक है, इनकी फिलोसफी ऑफ स्वामी विवेकानंद में रविन्द्रनाथ टैगोर ने कमेंट किया था स्वामी विवेकानंद जी पे कि और उनकी टीचिंग पे, अगर आप इंडिया को जानना चाहते हो, ठीक है, इंडिया का अगर समझना चाहते हो इंडिया को, तो आप क्या करो, स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ो। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी में पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीजें, ठीक है, इन हिम एवरीथिंग इज पॉजिटिव एंड नथिंग नेगेटिव, मतलब इनके अंदर सब कुछ पॉजिटिव है, कुछ भी नेगेटिव नहीं है। तो अगर आपको इंडिया को जानना है तो आपको स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ना चाहिए। विवेकानंद जी ने रियलाइज किया जो हमारा कंट्री का फ्यूचर है वो डिपेंड किस पे करता है, लोगों पे करता है। इसीलिए इन्होंने मैन मेकिंग मिशन निकाला, मैन मेकिंग की बात की। ठीक है, हमें कैरेक्टर बिल्डिंग पे काम करना है। जब हमारा जो भविष्य है हमारी कंट्री का वो लोगों पे ही डिपेंड करता है, तो हमें क्या करना है, लोगों को मुख्य रूप से आगे लेकर आना है, मानव का निर्माण करना है। यही उनका यहाँ पे मिशन भी था। ठीक है, और उनकी टीचिंग को भी, अपनी टीचिंग को भी इन्होंने इसी के कॉन्टेक्स्ट में डिस्क्राइब किया था। क्या ये बात की समझ में आई? ठीक है, इन्होंने पॉजिटिव एजुकेशन के बारे में बात की कि पॉजिटिव एजुकेशन मतलब इन्होंने बोला कि एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। मतलब एक पॉजिटिव एजुकेशन क्या करती है कि एक बच्चा जो है, अगर उसके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है किसी चीज को करने की, ठीक है, बट अगर उसे पॉजिटिव एजुकेशन दी जाए, एक प्रॉपर मोटिवेशन दिया जाए, तो वो कैपेबल हो सकता है। ठीक है, तो इन्होंने नेगेटिव एजुकेशन को बहुत ज्यादा अपोज किया था। ठीक है, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था इस चीज को लेकर के, और उन्होंने बोला था जो बॉयज और गर्ल्स हैं दोनों को ही, ठीक है, इक्वल एजुकेशन मिलनी चाहिए, कोई टाइम बाउंड नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी चार चीजें यहाँ पे की गई थी। ठीक है, अब आ जाते हैं वापस से अपने क्वेश्चंस पे फटाफट से। आप कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं, अदरवाइज सारा टाइम कंटेंट पढ़ाने में निकल जाएगा। आ जाओ। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया रियलिज्म वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया था, 5 हो गया, 4 हो गया था, 5 हो गया था। नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ठीक है, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं जैन फिलोसफी की। देयर इज अ नो प्लेस टू अ यूनिवर्सल सोल और गॉड। ठीक है, यहाँ पे बोला गया जो यूनिवर्सल सोल और गॉड है उसके लिए कोई जगह नहीं है। इट इज बिकॉज सच एग्जिस्टेंस वुड मेक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंडिविजुअल इफर्ट। क्योंकि रीजन दिया गया है कि ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो एग्जिस्टेंस है वो क्या करती है, हमारे इंडिविजुअल एफर्ट्स की और उनकी जो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको क्या करती है,
मीनिंगलेस करती है। तो दोनों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों में से जैन फिलोसफी को बाद में भी थोड़ा डिस्कस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो दोनों ही बातें यहाँ पे सही हैं और इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे जैनिज्म के बारे में हाँ मैंने थोड़ा डाल दिया, चलो पढ़ लेते हैं। जैनिज्म को करने से पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर जैनिज्म को पढ़ लेते हैं, ठीक है? थोड़ा पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द जे कृष्णमूर्ति, एजुकेशन का मतलब क्या है? अभी हम लोग पढ़ के आए, एजुकेशन का मतलब क्या है? लर्निंग फ्रॉम द बुक्स, ठीक है? मेमोराइज करना फैक्ट को, है ना? और क्या हो जाएगा तुम्हारा आपका डेवलप करना माइंड को, एंजॉय करना नेचुरल डाइवर्सिटी को। तो ऑप्शन नंबर 3 शुड बी द राइट, राइट? नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8। गांधी जी बिलीव करते हैं किस चीज पे? टीचर आर सेल्फ सेक्रीफाइस। टीचर्स कैसे होनी चाहिए? सेल्फ सेक्रीफाइस होनी चाहिए। बॉयज एंड गर्ल्स शुड नॉट बी टॉट टुगेदर, ऐसा कुछ बोला गया था क्या? रीजनल लैंग्वेज शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट प्राइमरी लेवल। इंटरेस्ट इज टू बी द बेसिस ऑफ लर्निंग। क्या हो जाएगा? गांधी जी किस चीजों पे ज्यादा बिलीव करते थे? गांधी जी बिलीव करते थे टीचर्स कैसे होने चाहिए? सेल्फ सेक्रीफाइस। एक बच्चा कैसे सेक्रीफाइस बनेगा, सेल्फ सेक्रीफाइस बनेगा? अगर उसका टीचर, क्योंकि टीचर क्या होता है? रोल मॉडल होते हैं, जैसे वो होंगे वैसे ही बच्चा बनेगा ना यहाँ पे। ठीक है, ये चीज बिल्कुल भी नहीं बोली थी, इस चीज को तो उन्होंने बोला था एक साथ पढ़ना चाहिए, है ना? रीजनल लैंग्वेज प्राइमरी लेवल पे, ठीक है? इंस्ट्रक्शन एट प्राइमरी लेवल, मदर लैंग्वेज को बोला गया था। टीचर मैनेज देयर लिविंग विद द मॉडेस्ट सैलरी, जो टीचर्स हैं, ठीक है, ये भी बात बोली गई थी। और इंटरेस्ट किसके बेसिस पे होनी चाहिए? लर्निंग के बेसिस पे होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9। सावित्रीबाई फूले कैन नॉट बी कैरेक्टराइज। सावित्रीबाई फूले को हम क्या किस तरीके से कैरेक्टराइज नहीं कर सकते हैं? पोएट, एजुकेशनिस्ट, सोशल रिफॉर्मर या फिर पॉलिटिकल एक्टिविटिस्ट। सावित्रीबाई फूले क्या नहीं थी? और क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्कूल डज नॉट रिजेक्ट द वैदिक अथॉरिटी। इसको करने से पहले पहले ही देख लेते हैं, ठीक है? ये आपका शायद जो दो सेशन हुए थे ना, 1 दिसंबर और 1 जून, ये दूसरे सेशन का क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट है। ये पहले सेशन वाले यहीं पे 9 क्वेश्चन आए थे आपके पहले सेशन में, ठीक है? पहले सेशन में कितने क्वेश्चन आए थे? 9 क्वेश्चन आए थे। तो इसको कैसे नहीं किया, करेक्टराइज किया जा सकता है? वो एक सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं थी, ठीक है? ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 शुड बी द राइट हियर। नेक्स्ट आ जाओ। अब बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्कूल डज नॉट रिजेक्ट द वैदिक अथॉरिटी, ठीक है? कौन सा इंडियन स्कूल है, ठीक है? एक था ऑर्थोडॉक्स स्कूल, एक था हेटेरोडॉक्स स्कूल, ठीक है? एक ऐसा स्कूल जो वैदिक अथॉरिटी को मानता था, ठीक है? वैदिक अथॉरिटी को जो क्या करता था? मानता था। एक ऐसा स्कूल जो वैदिक अथॉरिटी को रिजेक्ट करता था। तो डज नॉट रिजेक्ट के अंदर क्या आ जाएगा? जो वैदिक अथॉरिटी को मानता था, है ना? जिसमें 6 आते हैं, सांख्य है आपका, है ना? देखो बुद्धा, ये आपका बुद्धा, चरवाका और जैनिज्म, ठीक है? ये वैदिक अथॉरिटी को नहीं मानते थे, ठीक है? सांख्य ये मानता था। ऑप्शन नंबर 3, ठीक है? सांख्य फिलोसफी हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है, क्वेश्चन थोड़े से कर लेते हैं, फिर इसके बाद में डिटेल करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग, अब ये दूसरे सेशन का आपका स्टार्ट हुआ है। तो पहले सेशन जो हुआ था आपका जून, 2 सेशन था ना, जून और दिसंबर। तो एक सेशन में आपके 9 क्वेश्चन आए थे। अब ये दूसरे सेशन में हम बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे भी उसी से क्वेश्चन आया हुआ, अभी हम लोगों ने पढ़ा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग द कंसेप्ट ऑफ सोशल मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट है यहाँ पे जो कंसेप्ट ऑफ सोशल मूवमेंट से बिलोंग नहीं करता? अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, कौन सा नहीं बिलोंग करता है? नॉर्मेटिव थ्योरी, ठीक है? कौन सा नहीं बिलोंग करता है? नॉर्मेटिव थ्योरी। नॉर्मेटिव थ्योरी क्या है? एक थ्योरेटिकल अप्रोच है जो प्रिस्क्राइब करता है हाउ थिंग्स शुड बी रेदर देन हाउ दे आर। जो चीजें हैं वो कैसी होनी चाहिए, है ना? इट इज यूज इन मेनी फील्ड, जैसे सोशल साइंस है, ह्यूमैनिटीज एंड पॉलिटिकल थ्योरीज में यहाँ पे यूज किया जाता है। जब अब आते हैं यहाँ पे, सेलेक्ट करते हैं, करना है यहाँ पे 4th 8th एंड 12th लिंक इन द ऑफ सफरिंग अकॉर्डिंग टू द बुद्ध फिलोसफी, ठीक है? जब बुद्धा की हम लोग फिलोसफी पढ़ेंगे तो वहां पे भाव चक्र हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है? तो 12 वहां पे लिंक है। तो इनमें से कौन सा आता है? हमें चौथा, 8वां, 12वां यहाँ पे बताना है, ठीक है? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? इग्नोरेंस हो जाएगा, है ना? सिक्स सेंस हो जाएगा एंड क्रेविंग हो जाएगा। इग्नोरेंस हो जाएगा, सिक्स सेंस हो जाएगा एंड क्रेविंग्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है जो आपका पूछा गया था। स्पाइनोजा आइडेंटिटी, स्पाइनोजा किससे एसोसिएटेड है? आइडियलिज्म से है, ठीक है? विद आइडियलिस्ट ट्रेडिशन, बिकॉज, ठीक है, ये आइडियलिस्ट ट्रेडिशन से आते हैं क्योंकि ये इंसिस्ट करते हैं देयर इज एन अनचेंजिंग, ये लाइन आपको याद कर लेनी है, देयर इज एन अनचेंजिंग एंड अबाइडिंग existence under guiding all the things, one of the chief attribute of which is thought, ठीक है? इसके बारे में यहाँ पे मैंने बोला था, ठीक है?
क्वेश्चन नंबर 14, which of the following purpose have been served by family as a social institution? अब जब भी सोशल इंस्टीट्यूशन, अब कई सारे यहाँ पे टॉपिक आपको देखने को मिल गए होंगे जो हम लोग को अभी डिटेल में करना है, बट मैं पहले क्वेश्चंस करा देती हूँ, फिर इसके टॉपिक भी हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस हैव बीन सर्व बाय द सोशल इंस्टीट्यूशन, एक सोशल इंस्टीट्यूशन करके टॉपिक है आपका यूनिट 1 के, आई थिंक यूनिट 1 के सी सेक्शन में आता है, ठीक है। तो जो हमारे सोशल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे फैमिली के बारे में बात करते हैं हम लोग, ठीक है। अब फैमिली में भी कई सारे टॉपिक है उसे पढ़ने के लिए। ये सोशलाइज करता है बच्चों को, प्रोवाइड करता है प्रैक्टिकल एंड इमोशनल सपोर्ट जो भी इनके मेंबर्स हैं, एस्टैब्लिश करता है गोल ऑफ सोसाइटी इक्वालिटी, है ना, सोशल इक्वालिटी का, रेगुलेट करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, प्रोवाइड करता है मेंबर्स विद अ सोशल आइडेंटिटी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी। सी को आप यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हो। मतलब एक जो हमारा सोशल इंस्टीट्यूशन है वो, उसका मतलब ये नहीं है कि हमें सिर्फ सोशल इक्वालिटी लेके आना, नहीं भाई, ठीक है, आइडेंटिटी की बात की जाती है यहाँ पे। इनमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है, ठीक है। स्टडी ऑफ प्रॉब्लम ऑफ फ्रीडम कम्स अंडर द मेटाफिजिक्स, मतलब हम अगर किसी प्रॉब्लम, फ्रीडम की जो प्रॉब्लम है उसको स्टडी कर रहे हैं तो क्या वो मेटाफिजिक्स के अंदर आती है। मेटाफिजिक्स का मतलब क्या है, रियलिटी की बात की जाती है, ठीक है। स्टडी ऑफ एम्पिरिसिज्म, क्या वो एपिस्टेमोलॉजी के अंदर आती है। इंडक्शन जो मेथड है वो परव्यू ऑफ लॉजिक आता है। जो प्रायर नॉलेज है वो एक्सोलॉजी के अंदर आती है। जो कंसेप्ट है गॉड का, वो किसके अंदर आता है, एपिस्टेमोलॉजी के अंदर आता है, ठीक है। तो ये आपको मतलब इससे एक टॉपिक ही आपको यहाँ पे मिल रहा है कि क्या क्या इसके अंदर आता है। जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं मेटाफिजिक्स की बात करते हैं, मेटाफिजिक्स के अंदर क्या आता है, रियलिटी की बात करते हैं, है ना, तो ट्रुथ की बात करते हैं, तो ये ख्याल सही है। एपिस्टेमोलॉजी के अंदर हम किसकी बात करते हैं, नॉलेज की बात करते हैं, तो ये भी सही है, ठीक है। उसके अलावा हम आते हैं फिर यहाँ पे इंडक्शन जो होता है वो प्रिव्यू ऑफ लॉजिक, इंडक्शन मेथड जो है लॉजिक के बारे में यहाँ पे बात करता है, तो ये ए बी सी शुड बी द राइट, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ गॉड इसके अंदर नहीं आता है, ना ही एक्सोलॉजी। एक्सोलॉजी किसकी बात करता है, ब्यूटी की बात करता है, एथिक्स की बात करता है यहाँ पे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, अब ये सांख्य से क्वेश्चन है कौन सा इसमें से ट्रू है। सांख्य का मतलब क्या है, फिलोसफी ऑफ राइट नॉलेज, जिसे हम सांख्य ख्याति बोलते हैं। सांख्य कैसा है, प्लूरिस्टिक स्पिरिचुअलिज्म है और अनकॉम्प्रोमाइजिंग ड्यूलिज्म है। राइट नॉलेज क्या है, एसोसिएशन ऑफ द पुरुष एंड प्रकृति। जब पुरुष और प्रकृति, जब हम लोग सांख्य को भी पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज देखेंगे, पुरुष और जो प्रकृति है उनका यहाँ पे एसोसिएशन होता है। शंकराचार्य रिगार्ड करते हैं सांख्य एज द मेन अपोनेंट ऑफ द वेदांता, ठीक है। जो मेन अपोनेंट है वो कौन है, वेदांता है इसका। जो सांख्य है, व्यू ऑफ सांख्य योगा इज कॉल्ड द प्रकृति आरंभवाद। तो कौन सा इसमें से ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे ट्रू हो जाता है। राइट नॉलेज जो ये नहीं होती, सही नॉलेज वो नहीं है कि जब हमारा एसोसिएशन हो प्रकृति और पुरुषा का, ठीक है, यहाँ पे तो इवोल्यूशन होता है, ठीक है, और प्रकृति आरंभवाद नहीं होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 17 में, रैशनलिस्ट, एम्पिरिसिस्ट, एग्जिस्टेंशियलिस्ट, प्रैग्मेटिस्ट एंड आइडियलिस्ट, ठीक है, टीचर के कॉन्टेक्स्ट में दिया हुआ है, कौन सा पेयर यहाँ पे सही है, ठीक है। एक रैशनलिस्ट जो टीचर है वो कैसा होगा, और एक जो एम्पिरिसिस्ट है, ठीक है, एम्पिरिसिस्ट और एग्जिस्टेंशियलिस्ट और प्रैग्मेटिस्ट टीचर है वो कैसा होगा। जब रैशनलिस्ट टीचर की बात करते हैं, जो क्या करे, रीजन, लॉजिक, इन सब की बात करता है। एम्पिरिसिस्ट कहने का मतलब है यहाँ पे जो एक्सपीरियंस की बात है। एग्जिस्टेंशियलिस्ट कहने का मतलब क्या है, जो टीचर, जैसे यहाँ पे, अच्छा टीचर के कॉन्टेक्स्ट में है ना, हाँ ठीक है। फाइंड द करेक्ट पेयर बता रहे हैं ना आपको, एक मिनट को। हाँ, जो पहला है, जैसे रैशनलिस्ट की बात करते हैं, जो रैशनलिस्ट बोलते हैं टीचर क्या है, सोर्स ऑफ आइडियाज, फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन है, ठीक है। एम्पिरिसिस्ट बोलते हैं टीचर क्या है, यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटर की तरह है, मतलब डिमॉन्स्ट्रेट करता है प्रोसेस को। एग्जिस्टेंशलिस्ट में फैसिलिटेटर ऑफ चॉइस की बात नहीं की जाती है यहाँ पे, ठीक है। प्रैग्मेटिज्म में बोला जाता है टीचर कैसा है, कंट्रोलर, नहीं भाई, टीचर तो यहाँ पे गाइड होता है, ठीक है। आइडियलिस्ट में टीचर कैसा है, एक फ्रेंड की तरह नहीं, यहाँ पे टीचर एक कंट्रोलर की तरह होता है। टीचर कैसा होता है, कंट्रोलर की तरह। एक सेकेंड रुकना, यहाँ पे मैंने, इधर आ जाओ, यहाँ पे सही कर देते हैं। देखो यहाँ पे क्या, जो रैशनलिस्ट की बात करते हैं, यहाँ पे जो टीचर है एक सोर्स ऑफ आइडियाज है, ठीक है, जो हमें सोर्सेज ऑफ फैक्ट और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। एम्पिरिसिज्म में ये डिमॉन्स्ट्रेटर, ये इसके कीवर्ड्स है। एग्जिस्टेंशियलिज्म में फैसिलिटेटर, मतलब यहाँ पे खुद की, मतलब जो चॉइस है उसके अकॉर्डिंग, उनके नीड के, जो इंडिविजुअल है उनके नीड के अकॉर्डिंग होता है, तो यहाँ पे सुविधादाता की तरह काम करता है, ठीक है। बट प्रैग्मेटिज्म में कंट्रोल, ये उल्टा होना चाहिए, ये यहाँ होना चाहिए और ये यहाँ होना चाहिए, तब ये सही होता है, तो ये दोनों यहाँ पे रॉन्ग है। नेक्स्ट आ जाओ,
क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। अब ये नए टर्म्स हैं, ठीक है, इसके बारे में मैंने यहाँ पे अभी डाला नहीं है, बट आगे की स्लाइड्स में आपको देखने को जरूर मिलेगा। एग्नोस्टिसिज्म, रैशनलिज्म, मैलोरिज्म, हेडोनिज्म, ठीक है, ये सारी चीजों को हमको यहाँ पे समझना है। एग्नोस्टिसिज्म के कहने का मतलब क्या है? एग्नोस्टिसिज्म, ठीक है, एग्नोस्टिसिज्म जो पोजीशन, ठीक है, कंक्लूसिव नॉलेज की बात की जाती है, ठीक है, कंक्लूसिव जो नॉलेज है, अल्टीमेट रियलिटी, वो कैसा है? इम्पॉसिबल। रैशनलिज्म हम लोग टेक कर लेंगे, जहां पे रीजन की बात होती है, ऐसे कीवर्ड से भी आप काम कर सकते हैं यहाँ पे। मैलोरिज्म, जहाँ पे इविल एग्जिस्टेंस जो होती है ना, मतलब अच्छे और बुरे दोनों लोग, उसकी बात की जाती है। हेडोनिज्म, हाईएस्ट गुड इज अ प्लेजर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, अब ये कंडीशन सप्तभंग्या, ये जैनिज्म के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, है ना। somehow it is as is present, मतलब शायद अस्ति, शायद नस्ति, शायद अस्ति च, शायद नस्ति च, ऐसे करके है पूरा। ये आपको यहाँ सप्तभंग्या जो हम लोग पढ़ेंगे तो उसके अंदर आएंगे, ठीक है। 7 काइंड्स ऑफ कंडीशनल जजमेंट होते हैं, जिसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में क्या हो जाएगा? सबसे पहला होगा शायद अस्ति, ठीक है, शायद है शायद एस पी है, शायद नस्ती, ठीक है, शायद नहीं है, ठीक है, शायद नहीं है। उसके बाद कि शायद अस्ति चा और नस्ती चा, ठीक है। फिर आता है आपका शायद अव्यक्ता, ठीक है। फिर क्या आता है? शायद अव्यक्ता। लास्ट आता है शायद अस्ति चा अव्यक्ता चा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, मतलब 2023 में, ठीक है, 2023 में 2 सेशन थे। एक सेशन में आपके 1 to 9 क्वेश्चन थे, है ना, दूसरे सेशन में 11 to 20 क्वेश्चन थे। सांख्य थ्योरी, दैट कॉजेशन, द थ्योरी ऑफ कॉजेशन जो है उसको भी हम लोग सांख्य में पढ़ेंगे, ठीक है। कॉजेशन मीन्स अ रियल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मटेरियल कॉज इनटू द इफ, मतलब यहाँ पे कॉजेशन का मतलब क्या है कि दूध से दही कंप्लीटली बन जाता है, ठीक है। इट लॉजिकली लीड्स टू द कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन एज द अल्टीमेट कॉज ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेकंड बोल रहा है, जो सेकंड टाइप ऑफ अल्टीमेट रियलिटी वो एडमिट करती है, सांख्य का मतलब क्या है? सेल्फ, जो एग्जिस्टेंस है सेल्फ मस्ट बी एडमिटेड बाय द ऑल। तो दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है या दोनों ही फॉल्स है? जो पहला है वो यहाँ पे अनट्रू है, दूसरा है जो यहाँ पे ट्रू है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसका जो डिटेल में है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बिकॉज ये क्लास काफी ज्यादा लंबी हो गई है। तो नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन कराने से पहले, है ना, क्वेश्चंस कराने से पहले हम कुछ जो 2-4 टॉपिक मैं यहाँ बता दे रही हूँ, कौन कौन से टॉपिक है जो हम लोग यहाँ पे करेंगे। पहले मैं वो करा दूंगी, ठीक है, जो इस यहाँ पे क्वेश्चन से पूछे गए वही टॉपिक को हम लोग वहां पे करेंगे, ठीक है। जैसे आपका सांख्य हो गया, सांख्य से क्वेश्चन अभी पूछे गए, है ना। जैनिज्म से क्वेश्चन आया है आपका, जैनिज्म का कर लेंगे, बुद्धिज्म का कर लेंगे, उसके बाद ही हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और क्या भी रह गया है? महात्मा गांधी, है ना, ठीक। इतने टॉपिक जो हैं वो, और उसके अलावा सोशल इंस्टीट्यूशन, है ना, सोशल इंस्टीट्यूशन, ये सारे टॉपिक हम लोग पहले नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम 2024 का पेपर लेंगे, ठीक है। 2024 में भी 2 बार पेपर हुआ है, एक जून सेशन का पेपर हुआ है, एक आपका दिसंबर सेशन का पेपर हुआ है। तो दोनों पेपर के अब देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास टोटल यहाँ पे 2023 में कितने क्वेश्चन, आपको इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, आप ऑफिशियल पेपर से मैंने क्वेश्चन निकाले हैं। टोटल आपको 20 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले हैं। अब 2024 में देखते हैं कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, जिससे एक एवरेज आपको यहाँ पे आइडिया लग जाएगा कि हर साल ही कितने बार कितने क्वेश्चंस एक यूनिट से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा कि इस तरीके से आपको क्या चीजें समझ में आ रही हैं। जैसे मैं क्वेश्चंस के साथ साथ आपको डिटेल में वो टॉपिक भी करवाते हुए चल रही हूँ, ठीक है। जिससे जैसे पहले से अगर आपने पढ़ के रखा तो आपका ये रिवाइज होता चलेगा, और साथ साथ में आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी होते रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से बताइएगा। एंड जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है, वो टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी अपडेट्स होंगी या फिर जो कुछ भी क्विजेस वगैरह होंगी पेपर 2 एजुकेशन के लिए, वो सारी आपको वहीं पे अवेलेबल होने वाली है। सो थैंक यू एवरीवन। अगर वीडियोज इन्फॉर्मेटिव लगे और लगे कि आपके जो प्रिपरेशन है उसमें कहीं ना कहीं आपको ये हेल्प कर पा रही है, तो वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा कि ऐसे ही चीज़ों को कंटिन्यू रखना है या फिर कुछ अलग, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।